नमस्कार साथियों, मैं नितेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरीडे सीखो में। कल देखा था कि अपभ्रंश ये भाषा का विकास देखा था। हिंदी का विकास क्रम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आती थी हमारी आधुनिक हिंदी, और इनका हमने कालक्रम भी देख लिया था। तो आज हम अपभ्रंश के भेदों की चर्चा करेंगे। अपभ्रंश के क्षेत्र के आधार पर अपभ्रंश के भेद कितने हैं। ये अपभ्रंश प्राकृत से हिंदी, प्राकृत से भटककर अपभ्रंश भाषा में थोड़ा थोड़ा चेंज जाकर और ये अपभ्रंश तक पहुंची, कैसे पहुंची और अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं। अपभ्रंश के क्षेत्र के आधार पर 7 भेद होते हैं। पहला था सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा था मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। और तीसरा था अर्धमागधी। मागधी के बाद आता है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। और इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के बाद हमारा इसमें ब्राचंड अपभ्रंश। छठा पेशाची अपभ्रंश, और पेशाची अपभ्रंश के बाद खस अपभ्रंश आता है, खस अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की हम बात करें तो ये मथुरा के क्षेत्र में सूरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। सूरसेन राजा हुआ करते थे। उनके सौरसेनी अपभ्रंश से सौरसेनी से 3 जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, ऐसे ही इन सभी से उपभाषाएं निकली, ब्राचंड, पेशाची, खस से। और फिर इसी प्रकार अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश में सुधार किया गया धीरे धीरे। फिर हम इसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपभ्रंश के भेद हैं, अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश जो है, इससे हमारी पश्चिमी हिंदी, अपभ्रंश जो है इससे हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, इससे 3 मुख्य भाषाओं का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी अपभ्रंश से। इसके बाद अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश से ही खड़ी बोली,
का भी धीरे धीरे अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से अपभ्रंश, अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से फिर खड़ी बोली जो मेरठ के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। खड़ी बोली कौरवी, इसे कौरवी भी कह देते हैं। फिर इसमें सुधार लाए गए, परिष्कृत किया गया, इसके शब्दों में सुधार लाए गए, परिष्कृत किया गया इसे शुद्ध किया गया, परिष्कृत किया गया, शुद्ध किया गया, कुछ भी कह लो। फिर इससे ही हमारी राजभाषा निकली, राजभाषा हिंदी निकली। राजभाषा हिंदी निकली इससे। हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर कभी हिंदी भाषा, कभी बोली, कभी उपभाषा, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम पहले यही देख लेते हैं कि बोली क्या होता है, भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अपभ्रंश से 3 मुख्य हिंदी निकली, जैसे कि पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती। ऐसे ही जब पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली कौरवी का विकास हुआ, जब कौरवी को परिष्कृत किया गया, इसके शब्दों में थोड़ा शुद्ध किया गया, संस्कृत को आधार मानकर शुद्ध किया गया, तो इससे हमारी जो हम आजकल भाषा बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी, जो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, ये भी हमारी राजभाषा शुद्ध हिंदी है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि बोली क्या है, बोली से कैसे धीरे धीरे भाषा का विकास होता है, वो देख लेते हैं। बोली क्या है? बोली एक कह सकते हैं हम, बोली सबसे छोटे क्षेत्र से, निम्न क्षेत्र से, या फिर देश के कुछ देशज शब्दों से उत्पन्न बोली, देशज शब्दों का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का सबसे छोटा क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा रूप, भाषा का सबसे छोटा क्षेत्रीय रूप, भाषा का सबसे छोटा क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। छोटे क्षेत्र में आम बोलचाल के लिए, या दूसरा पॉइंट एक प्रकार से कह सकते हैं, भाषा छोटे क्षेत्रों में, आम बोलचाल के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा, छोटे क्षेत्र में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा को भी हम बोली कह सकते हैं। कहाँ
इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें बोली में देशज शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। देशज शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसमें देशज शब्दों का प्रयोग हम कह सकते हैं कि इसमें मानक लिपि का अभाव होता है, व्याकरण का अभाव होता है। मानक लिपि का अभाव होता है तथा व्याकरण का भी अभाव होता है। व्याकरण हमें हिंदी को शुद्ध करती है, व्याकरण का भी अभाव होता है। इसमें व्याकरण का भी अभाव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोली में साहित्यिक रचनाओं का भी अभाव होता है। साहित्यिक रचनाओं का भी अभाव होता है। इसके बाद हम एक विभाषा और देख लेते हैं। विभाषा क्या होता है? बोली के बाद विभाषा क्या होता है? ये बोली का ही हम कह सकते हैं, बोली का ही विस्तृत रूप है। विभाषा बोली का ही विस्तृत रूप है। हम कह सकते हैं विभाषा जो है बोली का ही विस्तृत रूप है। और इसमें हम कह सकते हैं, इसमें तो साहित्यिक रचनाओं का अभाव हो रहा था, मगर इसमें कह सकते हैं कि साहित्यिक रचनाएं लिखी जा सकती हैं। साहित्यिक रचनाएं लिखी जा सकती हैं। और इसमें हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्याकरण का अभाव होता है। इससे बोली से तो थोड़ा ये शुद्ध है, रचनाएं इसमें लिखी जा सकती हैं, विस्तृत रूप है बोली का, मगर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर भी व्याकरण का अभाव है। इसके बाद कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक हम अपनी इसका वीडियो यहीं तक रखते हैं। एक बार देख लेते हैं कि बोली क्या है। भाषा का सबसे छोटा क्षेत्रीय रूप बोली है। छोटे क्षेत्र के में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा को भी हम बोली कह देते हैं। देशज शब्दों का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। मानक लिपि का अभाव इसमें होता है। व्याकरण का भी इसमें कहीं ना कहीं अभाव होता है। साहित्यिक रचनाएं इसमें नहीं लिखी जा सकती। बोली में कम साहित्यिक रचनाएं लिखी नहीं जा सकती, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही देशज शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। और बोली का ये विभाषा पे आते हैं। फिर विभाषा बोली का थोड़ा विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। और साहित्यिक रचनाएं इसमें कुछ बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं लिखी जा सकती, मगर साहित्यिक रचनाएं इसमें विभाषा में लिखी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं व्याकरण का इसमें थोड़ा बहुत अभाव होता है। तो इसके आगे कल हम भाषा देखेंगे, भाषा क्या है और उसके आगे उपभाषाएं क्या हैं, ये सब हम कल अगले दिन नए टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।